साल 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल मुकाबला कह सकते हैं देखने को मिलेगा घोसी सीट पर, क्योंकि हाल ही में घोसी सीट के समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। नियम तो ये कहता है कि अगर कोई सीट खाली हुई है तो उसको 6 महीने के अंदर उस सीट पर जनता को उनका नया प्रतिनिधित्वकर्ता दे देना चाहिए, यानी कि विधायक या सांसद सीट है तो उसके चेहरे को आगे कर देना चाहिए चुनाव के जरिए। और वही नियम इसी घोसी सीट पर भी लागू होता है। देखा जाए तो सुधाकर सिंह का हाल ही में निधन हुआ और चुनाव में अब भी करीब 1 साल से अधिक का वक्त बचा है, यानी जो भी नया विधायक चुना जाएगा बहुत कम समय के लिए चुना जाएगा, लेकिन अब चुनना महज औपचारिकता रहेगी। लेकिन ये सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी, सुभाषपा, बसपा, आसपा सब पार्टी यहां पर पूरा जोर लगाने वाली है। लेकिन कौन यहां पर बाजी मार पाएगी ये चर्चा का विषय बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने बीएसपी और आसपा की चर्चा करी, यानी आजाद समाज पार्टी की, क्या वह अपना कैंडिडेट उतारेंगे? अगर उतारेंगे तो कितना बड़ा खेला होगा ये समझने वाली बात है। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 2023 के उपचुनाव में उन्होंने जीती और उससे पहले 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो भी उन्होंने यहीं से जीत दर्ज करी थी। तब दारा सिंह चौहान जीते थे, पाला बदल करके बीजेपी में गए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन सुधाकर सिंह जो साल 2012 में यहां से विधायक चुने गए थे सपा के ही टिकट से और यहां पर लगातार जनता के बीच निर्दलीय के तौर पर बने हुए थे, उन पर दोबारा सपा ने भरोसा जताया 2023 के चुनाव में वह एक बार फिर से शानदार 40,000 अधिक मतों से जीतकर वापसी करे। अब चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक आसान विकल्प यह है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को आगे कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सुभाषपा में थोड़ा कंफ्यूजन है कि बीजेपी किसे आगे करेगी। दारा सिंह चौहान ने भले ही बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, हार गए और उससे पहले भी बीजेपी का प्रत्याशी ही यहीं से हारा था, लेकिन सुभाषपा इस बार सोचेगी, पूरी कोशिश करेगी कि वो अपना कैंडिडेट उतारे और अपने कैंडिडेट के रूप में वह यानी ओपी राजभर अपने ही बेटे अरविंद राजभर को उतारे, क्योंकि अरविंद राजभर घोसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने इन्हें हरा दिया था। तो अरविंद राजभर को लेकर हाल ही में जब चर्चा उठी तो उनकी तरफ से बयान सामने आया कि इस बारे में दिल्ली आला कमान यानी दिल्ली में बीजेपी नेताओं से चर्चा करेंगे, जो उनका आखिरी फैसला आएगा वो हम सबको मानना पड़ेगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि उपचुनाव जो बीएसपी नहीं लड़ती यानी मायावती की पार्टी ज्यादातर उपचुनाव में शिरकत नहीं करती। उनका यह कहना रहता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर लेती है उपचुनाव में, अधिकारी हो या पुलिस बल हो वहां पर थोड़ा बहुत खेला किया जाता है, साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई जाती है। तो वही बात उठती है कि बीएसपी क्या अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह बताया था कि अतुल राय जो एक बार फिर से घोसी क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं, यहां से सांसद भी रहे हैं और बीएसपी का प्रभाव इस सीट पर माना भी जाता है। एक समय था जब अब्बास अंसारी जैसा बड़ा नाम जो आज के समय कह सकते हैं काफी सुर्खियां बटोरता है, मऊ सीट से ही विधायक हैं, वो यहां से चुनाव लड़े थे 2017 के समय, भले ही चुनाव हार गए थे। तो बीएसपी का क्या यहां पर अगला कदम रहेगा? सपा, सुभाषपा, बीजेपी के बीच क्या मायावती अपनी ताकत दिखाएंगी? यहां पर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा सिंपल सवाल, आपको क्या लगता है कि मायावती क्या 2027 से पहले 2026 में अपनी ताकत का एक अंदाजा कराएंगी? देखिए, मायावती दोबारा एक्टिव तो हुई हैं दीपक, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे एक माहौल बनाने का प्रयास किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बड़ी रैली भी लखनऊ में की, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि मायावती को भी अब ये लग रहा है कि उनके अगर एक्टिव रहने से सपा बसपा के अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह आ सकता है, तो जाहिर बात है कि उनको एक्टिव रहना पड़ेगा। और साथ में उनको जो भतीजे आकाश आनंद, जिस तरह से उनके ऊपर भी लगातार बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो आने वाले समय के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल घोसी उपचुनाव में बसपा जा सकती है। क्योंकि बसपा ने इससे पहले भी जब उपचुनाव हुए थे 8-10 सीटों के ऊपर, तब ये कहा था कि भाई हम उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अब यहाँ पर बसपा को अगर अपने आप को एक्टिव करना है, और जाहिर बात है अतुल राय के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, अगर उनको टिकट देना है या उनको आगे करना है तो बिल्कुल यहाँ से एक रणनीति तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा कि जब 20 नवंबर को सुधाकर सिंह का निधन हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव और तमाम जो उनके नेता थे वो तुरंत मैदान तक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उनके बेटे सुजीत से मुलाकात करते हैं और सुजीत जो है अखिलेश यादव के गले लगकर खूब जोर जोर से रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तमाम जो राजनीति के जानकार थे वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुजीत को यहाँ सपा जो है वो चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि एक इमोशन कहीं ना कहीं क्रिएट यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो एक संवेदना होती है उसके जरिए लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ सुजीत खींच सकते हैं। तो ये लगभग माना जा रहा है कि भाई सुजीत का नाम तो यहाँ से कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन आपने जो बसपा के बारे में जिक्र किया
लिया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है बसपा को अगर अपने आप को दोबारा री इस्टेब्लिश करना है तो ऐसे छोटे छोटे चुनाव में खुद को आजमाना पड़ेगा, अपनी ताकत को एक बार फिर से याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है बहुत दूर नहीं है, साल भर का वक्त लगभग बचा है। तो ऐसे में अगर बसपा यहाँ पर उतरती है तो जाहिर बात है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर बसपा अगर उतरती है तो ये काफ़ी फायदेमंद सौदा साबित उनके लिए रहेगा। लेकिन जैसे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आप अपने पत्ते सही वक्त पर खोलिए, तो बीएसपी जो एक माहौल बना रही है, और हाल ही में जो नोएडा वाली रैली हुई थी उसके बाद तो जनता का आक्रोश बढ़ गया था, क्योंकि उम्मीद थी मायावती आएंगी, लेकिन मायावती ने आने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन अतुल राय जो सक्रिय हो गए हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर बीएसपी उन्हें ना टिकट दे तो वो निर्दलीय उतर जाएं, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, या किसी और पार्टी से हाथ मिला लें और उसके सिंबल से उतरें। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और सुभाषपा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी ना भूलिए। बीएसपी के कई नेता जो इस समय नाखुश नजर आ रहे हैं मायावती की रणनीतियों से, वो जाकर अंततः चंद्रशेखर से तो हाथ मिला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भले से ही अपनी एक अलग पार्टी और तीसरा मोर्चा बनाकर चल रहे हैं, लेकिन समय समय जो चंद्रशेखर और स्वामी मौर्य की दोस्ती की खबरें, उनकी तस्वीरें सामने आई, वो किसी से छुपी नहीं। तो वही बात यहाँ पर भी आती है, अगर अतुल राय का अगला कुछ कदम होगा तो वो चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन इस बीच सुभाषपा और बीजेपी के बीच क्या खिचड़ी पकेगी, क्योंकि चर्चा थी कि बीजेपी यहाँ से अपने पुराने ही विधायक, पुराने ही प्रत्याशी विजय राजभर को उतार सकती है। विजय राजभर यहाँ का एक कह सकते हैं लोकल चेहरा हो जाएगा, जिसकी वजह से फायदा उन्हें भी मिल सकता है, क्योंकि जो गलती यहाँ पर 2023 के चुनाव के वक्त की गई थी, दारा सिंह चौहान को उतारा तो गया, लेकिन पाला बदल की छवि थी और कई सारे आरोप इन पर मढ़ दिए गए थे। सामने सुधाकर सिंह जो पुराना चेहरा थे, उन पर भरोसा जताया था अखिलेश ने, तो वो रणनीति बनी है। तो इस बार क्या बीजेपी का नजरिया अलग रहेगा, क्या सुभाषपा को वो तवज्जो देगी, और अगर सुभाषपा को वो तवज्जो नहीं मिली तो सुभाषपा क्या करेगी, क्या चुपचाप बीजेपी को सपोर्ट करेगी या फिर थोड़ा सा खेला करेगी? क्योंकि बिहार चुनाव सर अभी हुआ था, हमने देखा सुभाषपा अकेले ही उतर पड़ी जब बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। तो क्या लगता है सुभाषपा क्या कदम है? देखिए, बिल्कुल सुभाषपा भी लगातार कोशिश में जरूर होगी कि इस सीट के ऊपर उनका प्रत्याशी, खासकर जो अरविंद राजभर की बात हम लगातार यहाँ पे करते हैं, क्या उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि चुनाव वो हार चुके हैं। तो ऐसे में ओपी राजभर जरूर चाहेंगे कि उनके बेटे को यहाँ पर टिकट मिले और चुनाव में वो जाए। और देखिए, जातिगत अगर आंकड़ों की बात भी करें तो बीजेपी के लिए कोई संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। आप देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 4-4.5 लाख के आसपास जो आबादी है, और लगभग जो 2 से 2.25 लाख के बीच में महिलाओं की यहाँ पर आबादी भी नजर आती है वोटर्स के लिहाज से। तो एक बड़ा आंकड़ा महिलाओं के लिहाज से भी वोटर्स के यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जातिगत अगर हम जाएं तो यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स नजर आते हैं इस सीट के ऊपर। इसके बाद दूसरी बड़ी जाति के रूप में देखें तो दलित समुदाय लगभग 70,000 के साथ यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद 60,000 ओपी राजभर हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं, 50,000 यादव वोटर्स नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो किस तरह से अगर यहाँ पर साधने में कामयाब हुई पार्टियां, खासकर बसपा और सपा, तो अपने लिए एक माहौल जरूर बना सकती है। क्योंकि जो हम क्षत्रिय वोटों की बात करें तो 15,000 नजर आते हैं और ब्राह्मण वोट यहाँ महज 12,000 नजर आते हैं। तो दलित और ओबीसी जो वोट बैंक है उसका काफी दबदबा यहाँ पे नजर आता है। और मायावती क्या जो उपचुनाव नहीं लड़ती हैं अमूमन, क्या इस बार घोसी उपचुनाव में वो जाएंगी, क्या अतुल राय बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में कई तरह की संभावनाएं जरूर बन रही है। साथ में सपा किस तरह से यहाँ पर जाएगी, जैसा शुरुआत में बात की सुजीत जो दिवंगत सुधाकर जी के बेटे हैं, क्या उनको आगे करती हुई नजर आएगी। तो बड़ा सियासी माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिर में जो आपने बात कही कि क्या बीजेपी भी इस चुनाव में कोई बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है, या फिर उनके जो सहयोगी दल खासकर सुबह सपा की चर्चा सबसे अधिक चर्चाओं में, क्या उनके बेटे के ऊपर दाव यहाँ पर आजमाया जा सकता है। तो अभी कई तरह के कयास हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन घोसी सीट के ऊपर माहौल इसलिए बनने लग गया क्योंकि देखिए, किसी भी सीट के खाली होने के बाद, यानी मृत्यु होने के बाद या उस विधायक को हटाए जाने के बाद उस सीट के ऊपर 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव करवाया जाना जरूरी होता है। तो ऐसे में 20 नवंबर को निधन हुआ है, तो अब यहाँ लगभग महीने भर का वक्त हो चुका है। तो बिल्कुल आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर तैयारियां जोरों शोरों पर होंगी और कुछ नाम जरूर निकल कर सामने आएंगे जिनके ऊपर जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर दाव लगाती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। बिल्कुल साफ है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बड़े राज्य के जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो उन्हीं के साथ विधानसभा के कुछ सीटें जो खाली होती हैं उपचुनाव के लिए वो करा दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान की अंता की बात करें, झारखंड की घाटशिला की बात करें, अगर ये भी उपचुनाव होना होगा तो ज़्यादातर पॉसिबल चांसेस है, एक सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि बंगाल इलेक्शन के वक्त या फिर कोई और राज्य में जब इलेक्शन होगा तो उसी के साथ एक साथ कर लिया जाए। लेकिन हाँ, ये तय है कि 2027 से पहले यहाँ पर चुनाव संभावित है और बाकी पार्टियों का क्या रुख रहेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।